श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल से बात करते हुए आरटीआई के विषय में प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में मेरा उनसे अगला प्रश्न ये है कि आरटीआई की दृष्टि में विसिल ब्लोअर्स को सुरक्षा मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो कोई भी जो कमी है, करप्शन है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको पेश करते हैं। तो इसके लिए जो विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो अभी तक भारत में बना नहीं है। तो उस दृष्टि से आपने क्या कदम उठाए हैं, क्या इंटरेस्ट लिया है? देखिए, सच बात यह है कि मैंने उस दृष्टि में मैंने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया, पर मैं इसमें 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। जी। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत जब पड़ी जबकि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट के मर्डर हो गए। अब जिनके मर्डर हुए उसमें 2-3 बातें थी जी कि उन्होंने माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश करी। मेरा स्टाइल दूसरा था जी। मैंने जब भी आरटीआई लगाई वो सिस्टमेटिक रिफॉर्म के लिए लगाई और मैं सीधा सीधा माफिया से नहीं भिड़ता था जी। उससे जान को खतरे के अलावा मेरे काम में रुकावट और किस्म की आ सकती थी जी। मैंने सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स के लिए आरटीआई का ज़्यादा उपयोग किया जी। और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है आना चाहिए, पर इतने बड़े देश में हर एक किसी को सुरक्षा देना जी एक व्यवहारिक दृष्टि से बड़ा मुश्किल है। अब हमारे देश में इतने राजनेता हैं जी, इतने विधायक, इतने एमपीज, इतने मिनिस्टर्स जी, इन सब की एक लंबी चौड़ी फौज कोई कितनी भारी सुरक्षा है। मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं और पुलिस फोर्स है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इनकी सुरक्षा के लिए खर्च हो जाता है जी। और मेरे को याद पड़ता है, उस देश का नाम नहीं याद, एक देश में किसी संसद सदस्य ने आवाज़ उठाई कि जैसे भारत में संसद सदस्यों के लिए सुरक्षा मिलती है ऐसे हमें भी दे दो जी। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने बड़ा उपयुक्त जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा इफ़ यू आर सो सेंसिटिव टू योर पर्सनल सिक्योरिटी फॉर गॉड सेक डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। और हुआ क्या, होता क्या है, ललित माकन की हत्या कैसे हुई जी? उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उस समय सब्जी लेने गया हुआ था जी। एक खाली स्टेटस सिंबल है कि इतनी सिक्योरिटी हमारे पास है, इतना सब कुछ है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आरटीआई एक्ट के तहत कभी कभी ये ज़रूरी हो सकता है कि जो घोटाले हो रहे हैं, स्कैंडल और स्कैम हैं, उनके ऊपर प्रकाश डाला जाए और उसके लिए उनके बारे में जानकारी हासिल करना एक पहला और ज़रूरी कदम होगा। तो जो भी व्यक्ति इस दृष्टि से कुछ प्रयास करेगा तो उसकी कुछ तो सुरक्षा होनी चाहिए। आपने दूसरे तरीके से आरटीआई का इस्तेमाल किया है और उसमें कामयाबी मिली है, लेकिन जो घोटाले जो हैं उनको एक्सपोज करने के लिए तो कुछ तो सुरक्षा होनी चाहिए। देखिए, मैं फिर वो अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जो आरटीआई का उपयोग किया वो बड़े बड़े मैटर्स में किया जी। पर्टिकुलर माफिया को टारगेट करके नहीं किया। मैंने जैसे CWG घोटाला, 2G घोटाला जी। अब मेरे को ये मैं नहीं कल्पना कर सकता कि मेरे ऊपर सरकार ही हमला करवाएगी जी। इसमें तो सरकार इन्वॉल्व थी जी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को धमकी नहीं मिली या मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो पर इतने लेवल की नहीं थी। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल छोटे छोटे देता हूँ जी। निगम बोध घाट दिल्ली का सबसे ज़्यादा प्राचीन और सबसे पॉपुलर शमशान घाट है जी। वहाँ पे क्या था कि डीडीए ने उसे डेवलप करके 3-3 पायर्स का एक ब्लॉक बनाया जी। एक वहाँ पे वीआईपी क्रेमेशन का प्लेटफॉर्म था जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए 1967 में खड़ा किया गया था। अब और ये वीआईपी इसके लिए था, ये वीआईपी प्लेटफॉर्म है। बाकी होता क्या था कि उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती, पर जो वहाँ के कर्मचारी थे और उस समय एमसीडी के कर्मचारी इन सब की मिली भगत से उसको किसी को भी दे दिया करते थे और फ्लावर डेकोरेशन के नाम पे जी। जैसा देखा गाल वैसा मारा तपाचा जी। 50,000 मिल रहे हैं 50,000 ले लो, 10,000 मिल रहे हैं 10,000 मिल लो जी। अब
सवाल ये उठा कि वहाँ तो चस्का लग गया कि भाई वीआईपी प्लेटफॉर्म पे हमें अगर किसी को उसमें कोई भी जा सकता है, साधारण आदमी भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वीआईपी जाए जी। तो उन्हें चस्का लग गया कि भाई पर एक बार एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो गया, वो 2 दिन के लिए तो बुक हो गया जी। अब चाहिए रोज़ पैसा। जी। तो उन्होंने क्या किया, एमसीडी के ऑफिसर्स ने कि 3 पायर्स का जो प्लेटफॉर्म था उसके चारों तरफ अपने पैसे से जी। एक 3-4 फुट ऊंची आयरन ग्रिल लगा दी और कह दिया ये सेमी वीआईपी है जी। अब सेमी वीआईपी। हाँ। अब देखिए जो 1967 में बना वो ऑन रिकॉर्ड में फालतू की क्वेरीज नहीं पूछता था, मैंने उसकी फाइल नोटिंग नहीं मांगी जी। पर वो जब आयरन ग्रिल का सेमी वीआईपी बना जी। उसकी फाइल नोटिंग मांग ली मैंने जी। और मैंने उसमें डीडीए को भी पार्टी बनाया, एमसीडी को भी बनाया जी। और जो एनजीओ उसे चलाता था आर्य समाज लोधी रोड था उस समय, उन्हें भी पार्टी बनाया, सबको पार्टी बनाया कि भाई ये बताओ ये आयरन ग्रिल लगा के सेमी वीआईपी बनाने की किसने फाइल नोटिंग दे दो, कैसे मंजूरी मिली? क्योंकि मरने से पहले भी डिस्क्रिमिनेशन अमीर और गरीब में और मरने के बाद भी। हाँ। मैंने ये तो उचित नहीं है। तो अब तीनों जने सूचना आयोग में पहुंचे जी। और वहाँ पे तीनों बोले ना हमने लगाई ना हमने लगाई ना हमने लगाई। शैलेश गांधी सूचना आयुक्त थे, वो तो आरटीआई एक्टिविस्ट रह चुके थे। उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा तो ये घास फूस है जो जमीन में से उगाई। जी। तो आर्य समाज लोधी रोड वाले बोले किसी ने भी लगाई हो हम हटा देते हैं जी। किस्सा ख़त्म करते हैं। जी। मैंने शैलेश गांधी साहब से कहा, मैंने कहा जी नेक्स्ट डेट कंप्लायंस की दे दो जी। क्योंकि इनका पता नहीं कि ये कंप्लायंस करेंगे या नहीं। कंप्लाई करें नहीं, नेक्स्ट डेट मिल गई, वो 24 घंटे की बात नहीं है। और वो हटाना पड़ा। आर्य समाज लोधी रोड वालों ने वो हटवा दी। जी। जो प्रमुख न्यूज़ चैनल थे आज तक वगैरह उन सबको, मैं पत्रकारों के टच में था, उन सब की वीडियोग्राफी हो गई खूब, सब जगह अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब जगह खूब प्रसारित हो गई खबर। जी। अब कंप्लायंस वाली डेट पे उस ज़माने में फ़ोन दूसरे किस्म के होते थे, तो आर्य समाज लोधी रोड वालों के फ़ोन पे बजर बजा जी। बोले जी कि हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दिया एमसीडी वालों ने, क्योंकि वो तो करप्ट थे जी। कि ये एमसीडी का सामान उठा के भाग रहा है। जी। तो शैलेश गांधी और भड़क गए। जी। ये बोले जब गलत काम हो रहा था तो एफआईआर लॉन्च हुई नहीं, आज गलत को सही किया जा रहा है तो एफआईआर लॉन्च हो गई। जी। उन्होंने फिर और सख्त आदेश दिया, उन्होंने कहा इस फैसले की कॉपी पुलिस कमिश्नर को भी भेजी जाए, ये वो। चलिए ये भी बात ख़त्म हो गई। अब इसके बाद भी उनका चस्का नहीं हटा। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे 2 आर्य समाजी हवन कुंड थे जो कि बहुत कम इस्तेमाल होते थे जी। और वो नॉर्मल पायर से कुछ ऊंचे थे। जी। तो उन्होंने क्या किया, एमसीडी वालों ने उसमें जो हवन कुंड की साइट्स थी जी। उन साइट्स को कह दिया ये सेमी वीआईपी है जी। और उन पर सेमी वीआईपी नंबर डाल दिए। जी। दूरदर्शन वाले बड़े खुश थे मेरी उपलब्धता से। जी। उन्होंने कहा आप सवेरे 9 बजे पहुंचो, हम पूरी देखेंगे आपने कितना बढ़िया काम करा है। वहाँ गए तो हम ताज्जुब में रह गए कि वहाँ तो नए किस्म का सेमी वीआईपी शुरू हो गया। जी। और वो किसी प्रमुख राजनीतिक दल के लोग थे जी। जो कन्वेंशन में आए थे। एमसीडी वालों ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये आपकी सारी वीडियोग्राफी बन रही है और कल सब आ जाएगा। जी। तो मेरी तरफ घूरते रहे कि भाई ये तो मेरा ड्राइवर बड़ा फॉरवर्ड था, वो समझ गया कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। तो जैसे ही वो कन्वेंशन ख़त्म हुआ वो मेरी तरफ लपके, जी। जो कन्वेंशन पार्टी के लोग थे। मेरा ड्राइवर तो मेरे को लेके एकदम रफू चक्कर हो गया। जी। दूरदर्शन वाले अपना वाइंड अप कर रहे थे, वो अटक गए। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को एक अच्छी ट्रेनिंग होती है कि ये इनके पास एक डमी रील होती है। अब पता नहीं, अब पुरानी बात हो गई, अब क्या सिस्टम है, अब तो बहुत चिपा आ गया, क्या हो गया। ये बड़े ट्रिक से वो डमी रील जो है वो चेंज कर देते हैं और जब तक वो चेंज नहीं करता जब तक तो भी बिल्ली बने रहते हैं। जी। वो चुप रहे
और जैसी वो रील चेंज हो गई तो वो अकड़ गए। वो बोले ये सरकारी चैनल है, प्राइवेट चैनल नहीं है, तुमने सरकारी चैनल के कागज़ छीने हैं, तुमने सरकारी चैनल पे हाथ उठाया है और इसका अंजाम बुरा होगा। तो कन्वेंशन पार्टी में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, उन्होंने कहा भैया पंगा नहीं लो, इनके कागज़ वापस दे दो। उनका फ़ोन मेरे पास आया, मैंने कहा मैं आता हूँ लौट के। मैं गया, फिर हम दूरदर्शन भवन गए मंडी हाउस पे, वहाँ पे डायरेक्टर जनरल से परमिशन ली FIR लॉन्च कराने की, कश्मीरी गेट थाने में रिपोर्ट की गई। तो इस तरीके का हुआ है। एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, 2-3 एग्जांपल और है। MCD में उस ज़माने में अब पता नहीं क्या आज का हाल, घोस्ट एम्प्लॉयज़ होते थे, मतलब कि एम्प्लॉयज़ ऑन रिकॉर्ड होते थे, वास्तव में नहीं होते थे, और तनख्वाहें उनकी लेके खा लिया करते थे जी। उनके ऊपर लगाई तो मेरे ऊपर गाली गलौज के फ़ोन आ गए, तेरा क्या बिगड़ता है, अगर हमने कुछ तनख्वाहें इस तरीके से खा ली तो तेरा क्या बिगड़ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा पूरी दिल्ली में दिल्ली मिल्क स्कीम के बूथ हैं पब्लिक प्लेसेस में जी, फुटपाथ पे, पार्क्स में, सब जगह। और दिल्ली मिल्क स्कीम मदर डेयरी आने के बाद मृतप्राय संस्था हो गई है जी। और सफ़ेद हाथी है जी, जिसमें कि हर साल करोड़ों का लॉस गवर्नमेंट को हो रहा है। और वो जो मिल्क बूथ हैं वहाँ पे DMS का प्रोडक्ट तो बिके या नहीं बिके, वो जनरल शॉप्स बन के कन्वर्ट हो गई हैं जी। उसके ऊपर मैंने RTI लगाई थी, कितने बूथ हैं, उनकी क्या सेल है और क्या सब कुछ, ये सब मेरे क्वेश्चन पूछने का तरीका होता था कि जिससे कि जो गलतियां हैं वो उजागर हो जाए जी। उसमें तो भी धमकी दी गई, उसमें भी आया, अगर हम थोड़ा बहुत फ़ोन आए जी, धमकियां नहीं, बस फ़ोन वोन आके रह गए। हम अगर थोड़ा बहुत किराया खा जाते हैं तो तेरे बाप का क्या जाता है जी। और उसके बाद मैं लेटर्स टू एडिटर में भी, आपको पता है मैं 1967 से लिख रहा हूँ, उसके लिए मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। तो मैं ये सब चीज़ें लेटर्स टू एडिटर के माध्यम से भी उठाता रहता था जी। और बाद में मैं यही कहता था, भाई दिल्ली मिल्क स्कीम का जितना भी ढांचा है, इंक्लूडिंग मिल्क बूथ जी, ये आप या तो मदर डेयरी को सौंप दो या अमूल को सौंप दो, जो भी अच्छी संस्थाएं हैं। तो उन्होंने उसके लिए जो मिनिस्ट्री थी, डेयरी एंड क्या नाम है, फिनिशिंग वगैरह की, उसने बाद में एक टेंडर भी इनवाइट किया, टेंडर में अमूल जीत भी गया। पर आज तक भी अफसोस ये है कि आज तक वो अमूल को बेचा नहीं गया। तो इस तरीके के ये थोड़ी बहुत बातें हुई हैं। शुक्रिया। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंत में आते हैं, लेकिन हमारी श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल से बातचीत जारी रहेगी।